जी, तो आज एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्पेशली साइंस के हवाले से कि व्हाट इज साइंस एंड हाउ टू स्टडी दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया होगा, हम बहुत ही ऐसे लेवल से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल है और वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। ये हम सबको पता होता है कि साइंस क्या है। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक वे। वेरी स्पेसिफिक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि साइंस के कुछ रूल्स हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करने लगे। वेरी स्पेसिफिक वे टू डिस्कस एंड स्टडी द नेचुरल फिनोमेना। बहुत ही स्पेसिफिक वे है, और ये स्पेसिफिक वे कौन सी है, ये अब आप लोग जरा सोच कर बताइए कि साइंस में वो जो स्पेसिफिक वे है, जो स्पेशली साइंटिफिक वे है। याद रखिए, अगर आप उस साइंटिफिक वे को फॉलो नहीं करते तो कोई चीज साइंसी नहीं कहला सकती। आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जो साइंटिफिक वे है वो स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से और खत्म होती है लॉ के ऊपर। ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, ये जो जितने भी हमारे पास ये लेवल्स आते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि साइंस जो है वो बेसिकली एक ऐसा नॉलेज है विच इज एविडेंस बेस्ड। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आप ये कह दें कि फलां ने कहा था, तो जो साइंटिस्ट होगा वो कभी भी आपकी ये बात नहीं मानेगा, या जो भी साइंस को समझने वाला होगा, जिसका थोड़ा भी साइंटिफिक वे होगा, वो आपकी ये बात कभी नहीं मानेगा कि फलां ने कहा था तो ये बात ठीक है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नीड एविडेंस। और वो एविडेंस क्या है, वो एविडेंस असल में नंबर ऑफ सैंपल्स है। थीसिस के दरमियान में आप जब नंबर ऑफ सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, वो एविडेंसेस हैं जिनके जरिए आप अपनी बात को प्रूव करते हैं, जिनके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, जिनके ऊपर आप अपनी सारी वर्किंग करते हैं। वो एविडेंसेस हैं जो जब तक आपके पास नहीं है, साइंस में आपकी किसी बात की कोई वक़्त नहीं है। इसका मतलब अब यहां से एक मीनिंग क्या निकलता है, इसका एक ऑब्वियस मीनिंग निकलता है कि साइंस डज नॉट फॉलो। ले जी, यहां पे अब एक बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी आने वाली है। साइंस डज नॉट फॉलो। किन किन चीजों को साइंस फॉलो नहीं करती? नंबर वन, साइंस डज नॉट नीड योर बिलीफ। कोई भी साइंटिफिक लॉजिक जो है वो आपके बिलीफ पर नहीं चलती। मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि मेरा बिलीफ है कि ऐसा होता है, देन साइंस सेज अगर आपका वो बिलीफ है तो वो बिलीफ आपकी हद तक है। दैट डज नॉट इफेक्ट ऑन द साइंटिफिक नॉलेज। अगर आप अपनी बात को किसी बिलीफ से साबित करना चाहते हो तो फिर वो चीज साइंटिफिक डिस्कशन में नहीं आएगी, वो कोई और डिस्कशन हो सकती है। दैट वुड नेवर बी अ साइंस डिस्कशन। आपको साइंसी तौर पर बात को फॉलो करना है, देन यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक फिनोमिना, साइंटिफिक वे। और साइंटिफिक वे कौन सी है? साइंटिफिक वे में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, साइंटिफिक वे में सबसे पहले एविडेंसेस आती हैं। अगर आपने अपनी बात को प्रूव करना है तो आपको एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशन देनी होगी। साइंस बिलीफ को नहीं मानती। साइंस एक चीज होती है जिसको आप उर्दू में कहते हैं अकीदत। साइंस अकीदत को नहीं मानती। असल में यहां ना मानने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसा नॉलेज है जो कि इनकार करता है। साइंस बेसिकली एक बहुत ही कॉम्पैक्ट नॉलेज है, और ये एक ऐसा नॉलेज है जो बगैर एविडेंस की चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहता। साइंस का तरीका ही ये है कि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगी तब तक आपकी बात को साइंस डिस्कस नहीं करेगी। आप उसको फलसफे में डिस्कस कर लें, आप उसको मजहब में डिस्कस कर लें, साइंस आपको ये भी नहीं बताती कि व्हाट आर एथिक्स। साइंस ने आपको एथिक्स का भी नहीं बताया। साइंस को एथिक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसा नॉलेज है जिसका अपना सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, जिसके ऊपर जो जो चीज फॉलो की जाएगी वो चीज जो है वो साइंटिफिक होगी। और अगर वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, प्रूव की जाएगी, एविडेंस दी जाएगी, तो ही वो चीज साइंस कहलाएगी, वरना वो चीज साइंस नहीं कहलाएगी। इस हवाले से मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ऑब्जर्वेशन वगैरह को। ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम आते हैं वो उस चीज के ऊपर जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, और वो क्या है? वो है बायोलॉजी। मैं इतनी बेसिक चीजों से आपको क्यों लेकर चल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। बायोलॉजी के बारे में हम कहते हैं, आप लोग क्योंकि जो है वो सीनियर स्टूडेंट है लिहाजा मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बायोलॉजी के बारे में हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ जो है ये इसमें
आम तौर पर हम बच्चों को क्या बताते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, हम इतनी डेफिनेशन बताते हैं, हम ये नहीं बताते। बेटा स्टडी ऑफ लाइफ और बहुत तरीके से हो सकती है। स्टडी ऑफ लाइफ को आप रिलीजियस एंगल से भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ को आप एथिकल एंगल से भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ आप फिलोसॉफिकल एंगल से भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ आप जो है वो किसी और एंगल से भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल से स्टडी ऑफ लाइफ की जा सकती है। बट अगर आपने ये कह दिया कि माई स्टडी इज साइंटिफिक, देन इसका मतलब ये है कि आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी जो स्टडी है वो ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के मराहिल तय करके आई है, यानी वो जो साइंटिफिक वे है वो फॉलो करके आई है। आपने प्रॉपर रिसर्च की है, आपने प्रॉपर थीसिस किया है, आपने प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल छापा है, साइंटिफिक वेज को फॉलो किया है, आपको ये दावा प्रूव करना पड़ेगा, वरना वो दावा आपका साइंस में नहीं आएगा। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेसिकली जब भी आप बात करेंगे साइंस की, तो आपको साइंस को किस तरह पढ़ना पड़ेगा, उस तरह जिस तरह साइंस चाहती है। अब इसमें ऐसा हरगिज नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम साइंस को इस तरह पढ़ेंगे कि साइंस हमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे काफिर बना देती है, नहीं। इसमें कसूर हमारा है, कसूर साइंस का नहीं है। साइंस का कसूर क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस जो है वो आपको एक वे ऑफ लर्निंग देती है। इस तरीके से चीजों को देखो, ठीक है, आप उस तरीके से देखें। आपको ये नहीं कहा जाएगा कभी भी साइंस में, कभी भी साइंस के हवाले से आपको ये डिस्कशन नहीं की जाएगी कि जो साइंस है उसको अगर पढ़ना है तो अपने अकीदे छोड़ो, नहीं, छोड़ने का कोई नहीं कह रहा। पढ़ें, साइंस पढ़ें, लेकिन आपको जब आप किसी क्लास में बैठ के स्टडी करते हो तो क्या होता है, आपको उस क्लास के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, आपको उस क्लास के तमाम डेकोरम को फॉलो करना पड़ता है। नहीं फॉलो करते तो जो पढ़ा रहा होता है उसको बुरा लगता है कि ये मेरे डेकोरम को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही साइंस एक फील्ड है जिसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल उन्हीं तरीकों पर फोकस करना होता है जिन तरीकों पर साइंस कहती है कि मुझे पढ़ा जाए, बस। और बेसिकली साइंस ने क्या कहना है, साइंस तो कोई उतरा हुआ नॉलेज तो है नहीं, इंसानों को बनाया हुआ नॉलेज है। ठीक है, साइंस ने नहीं कहना, बल्कि जो साइंटिस्ट ये नॉलेज बना गए हैं उनका एक तरीका था बात करने का। ठीक है, वो एविडेंस बेस्ड बात करते थे। साइंस कोई मुकद्दस नॉलेज नहीं है, साइंस कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि जिसकी बात मानने से हम काफिर हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता हमारे अकीदे पर फर्क आ जाएगा। साइंस जस्ट मेयर अ नॉलेज, एक डिग्री आप उसमें लेते हैं, एक इल्म हासिल करने का एक तरीका है, बस। इसका कोई मुकद्दस नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप में एक कॉम्पैक्ट वे है जिसके तरीके से आप जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज जरूरी है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हकीकत भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप लाइफ की स्टडी कर रहे हैं और लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है, देन इट कैन नेवर बी बायोलॉजी। वो कुछ और हो सकता है, वो कुछ भी और हो सकता है, लेकिन वो बायोलॉजी नहीं है। बायोलॉजी में आपको साइंटिफिक वेज को फॉलो करना पड़ेगा, साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। अब आइए, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो अब हम ये समझ लीजिए कि समझ लेते हैं कि अगर बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है तो सबसे पहले तो साइंस की हकीकत हम जो है वो कंप्लीटली समझते हैं। सबसे पहले बेटा साइंस में जो चीज शुरू होती है वो है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन किस किस तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं फाइव सेंसेस से, ये प्राइमरी तरीका है। प्राइमरी तरीका है, ये जरूरी फॉलो होता है हर दफा। फाइव सेंसेस जो हैं वो लाजिमन फॉलो होने होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइव सेंसेस के बगैर भी आप कोई ऑब्जर्वेशन ले सके। ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको ये फील होता है कि योर फाइव सेंसेस आर लिमिटेड। आपकी जो फाइव सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। आप बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस, आप लाइट को, फलां चीजों को, इन चीजों को आप नहीं देख सकते। आप एटम को नहीं फॉलो कर सकते, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप फ्लूइड्स की हकीकत नहीं जान सकते, आप जो है वो केमिकल फॉर्मूलाज नहीं देख सकते, आप केमिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर सकते। दैट मीन्स कि साइंस जो है उसमें आपकी अपनी फाइव सेंसेस बहुत लिमिटेड है। अगर आपने चीजों की एविडेंस लेनी है तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या यूज करना होगा, देन यू हैव टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स। आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए क्या लेते हैं, डाटा लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जब आप डाटा लेते हैं तो एक चीज होती है डाटा, या दूसरे अल्फाज में आप उसको कहते हैं रीडिंग। जब डाटा या रीडिंग आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेते हैं तो तब जाके आपका जो ऑब्जर्वेशन का फिनोमिना है वो पूरा होता है।
याद रखिए, साइंस में सबसे बेस्ट चीज क्या है? साइंस को बेस्ट बनाने वाली चीज पता क्या है? साइंस को बेस्ट बनाने वाली चीज है ऑब्जर्वेशन। और साइंस को लिमिटाइज करने वाली चीज भी क्या है? साइंस को लिमिटाइज करने वाली चीज भी ऑब्जर्वेशन है। क्यों? जरा गौर कीजिए। अगर आप किसी चीज की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो साइंस उसको स्टडी करने से काफिर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन के भी ना कुछ रूल्स हैं। ऑब्जर्वेशन के रूल्स क्या हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें, जैसे थीसिस के रूल होते हैं, रिसर्च के रूल होते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करें और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो जिस तरह आप कर रहे हैं उसी तरह और लोग भी कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन के, एक्सपेरिमेंट के, रिसर्च पेपर के, थीसिस के ये रूल्स होते हैं कि जब तक आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जिन कंडीशंस में आपने रिसर्च की है वही कंडीशंस, वही फील, वही ऑब्जर्वेशन, वही एविडेंसेस उनको भी अवेलेबल हो जो आपके बाद रिसर्च करेंगे। लेकिन ऐसा कब नहीं होता? जब आप साइंटिफिक बुनियादों पे ऐसी चीजों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जो साइंस की लिमिट से, और लिमिट मैंने क्या बताया, साइंस की लिमिट क्या है? जो साइंस का कारनामा है वही साइंस की लिमिट है। साइंस का कारनामा भी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन लेने का साइंस ने बेस्ट तरीका निकाला हुआ। बेस्ट तरीका क्या है कि साइंस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताती है कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन लेनी है। लेकिन जहां ऑब्जर्वेशन से बाहर हुए, साइंस की बात खत्म, वहीं लकीर लग जाती है। यानी कि ये कितनी शार्प लकीर है कि आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि कहां पर आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात कर रहे हैं और कहां पर आप बगैर ऑब्जर्वेशन के अपने तुक्के पर बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है आप किसी भी चीज पर बात नहीं कर सकते। जितने रिसर्च पेपर होते हैं वो किसी तुक्के पर मबनी नहीं होते, उसमें ऑब्जर्वेशन लाजमी होती है। जैसे ही आपकी वो लाइन क्रॉस हुई, बात साइंस की हद से बाहर निकल गई। इसीलिए साइंस का सबसे बड़ा कारनामा भी ऑब्जर्वेशन, साइंस की सबसे बड़ी लिमिट भी ऑब्जर्वेशन। आप अल्लाह ताला की जात को जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वट एवर यू कैन डू, वट एवर यू कैन डू, आप अल्लाह ताला की जात की ऑब्जर्वेशन, साइंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन तलाश नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लीजिए। ये मैं पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही कह दिया, लईसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कुछ नहीं। तो जब उस जैसा कुछ नहीं है तो आप जितनी मर्जी ऑब्जर्वेशन तलाश कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आपके पास वो ऑब्जर्वेशन नहीं आनी। और जब आपके पास वो ऑब्जर्वेशन नहीं आनी तो साइंस के जरिए, साइंस जैसे लिमिटेड नॉलेज के जरिए अल्लाह ताला की जात को तलाश करना, मेरे अल्फाज के मुताबिक अल्लाह ताला की जात को तलाश करना अल्लाह ताला की तौहीन है। ये मेरे अल्फाज के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिकली हम जब ये कह देते हैं कि ये ह्यूमन नॉलेज है, और ह्यूमन नॉलेज जो है वो ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है, और ऑब्जर्वेशन जिस चीज की नहीं है वो साइंस में डिस्कस नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वो चाहे आपकी इल्हामी कुतुब हो, चाहे वो जिन्नात हो, माइक ऑफ कर दीजिए, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो अल्लाह ताला की जात हो, चाहे वो टाइम में, तारीख में आपकी जो मुकद्दस जातें जो आपकी गुजरी, जिनको आप पैगंबर के नाम से जानते हैं, चाहे वो हो, उनके ऊपर उतरने वाली वही हो, कुछ भी हो, साइंस इनको डिस्कस करने से कासिर है। साइंस हर उस चीज को डिस्कस करने से कासिर है जो चीज उसकी ऑब्जर्वेशन से बाहर हो जाती है। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि साइंस की ऑब्जर्वेशन कारनामा क्यों है। क्योंकि जब तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है तब तक हम किसी बात कोई बात साबित कर सकते हैं। लेकिन जब, अब मैं वो टेक्निकल वर्ड बोलने लगा हूं कि जहां पर आकर साइंस बेबस हो जाती है, जब हमारी बात गैब पर आ जाती है, वहां साइंस का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं आमतौर पर बच्चों से कहा करता हूं, मैं कहा करता हूं कि वो गैब ही क्या जिसका सबूत मिल जाए, वो तो फिर गैब नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक चीज गैब है, अल्लाह ताला की जात, फरिश्ते, जिन्नात, ये चीजें गैब हैं, अल्लाह ताला ने इंसान की आंखों से ओझल कर रखी हैं, तो फिर इस बहस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है कि आप इन चीजों को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते। सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है। आप बाकी चीजों को छोड़ दे, फरिश्तों और जिन्नात को छोड़ दे, आप अल्लाह ताला की जात को साबित नहीं कर सकते। क्यों? ना तो आपके पास एविडेंसेस है, साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस, और ना ही
दो बंदे जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, उन दोनों को अल्लाह ताला की जात का नमाज के दौरान इक्वल इदराक नहीं होता। इक्वल अल्लाह ताला की जात को वो फील नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ते हुए देख रहा है। दो अशखास जो मस्जिद में खड़े हैं, उनको इक्वली नहीं अंदाजा होता। तो आप मुझे बताइए कि आप वो एविडेंसेस कैसे तलाश कर सकते हैं? मैंने अभी आपको क्या कहा था, एविडेंसेस की शर्त क्या है कि तमाम लोगों को इक्वली अवेलेबल हो। आप एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर रिसर्च, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आजकल मेरे दिमाग में यही घूम रहा है, इसीलिए मिसाल मेरे ज़हन में यही आई। अब माइटोकॉन्ड्रिया आप एक बैक्टीरिया से निकालते हैं, वो बैक्टीरिया सबको उसी कंडीशन में वही बैक्टीरिया अवेलेबल है। अब आइए दूसरी साइड पर, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, रूहानियत एक बंदे को कम फील होती है, एक बंदे को ज्यादा फील होती है। किस बेस पर आप बात करेंगे कि इन दोनों बंदों ने सेम चीज फील की? लिहाजा यहीं पर एक लिमिट लग जाती है कि आपकी बाकी चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये एक इल्म है। अब आप आइए, जो असल बात है साइंस को पढ़ने का तरीका, ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है जानना। कैसे? साइंस को पढ़ने का तरीका ये है कि आपकी आपके अकायद, आपकी जिंदगी, आपका रहन सहन, हाँ आपके रहन सहन पे साइंस असर डाल सकती है क्योंकि बड़े भले किए हैं साइंस ने इंसान के साथ, ठीक है। लेकिन आपकी जो जिंदगी और अकायद हैं, वो एक ऐसा सेट है जिसने आपको पूरी जिंदगी जीना सिखानी है। साइंस आपको एथिक्स तक तो सिखाती नहीं है, साइंस आपको लॉ तक तो सिखाती नहीं है, कुछ भी तो नहीं सिखाती आपको। लॉज क्या है? किसी के साथ बुराई या भलाई करने से साइंस कुछ नहीं बताती कि भाई तुम जो है वो अपना किसी के साथ बुराई ना करो क्योंकि ये गलत बात है। किस बेस पे बताएगी? जब साइंस के पास एथिक्स ही नहीं है तो वो किस बेस पर बताएगी कि फलां काम करना चाहिए या नहीं? तो इसलिए इसको एक नॉलेज के तौर पर लेकर चलते हैं, ना कि इसको आप एक अपने ऊपर पूरा इसका लिबास चढ़ा लेते। नहीं, सबसे पहला वे ऑफ स्टडिंग साइंस ये है, ठीक है। अब आइए अगली बात के ऊपर, अगर आपका अभी तक कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताइए। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद आप इकट्ठी करते हैं ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आप जो है वो एक टेंटेटिव आइडिया निकाल लेते हैं। टेंटेटिव मतलब फर्जी, जिसको आप कहते हैं हाइपोथेसिस। ये बहुत जरूरी है, और याद रखिए हम जितने थीसिस करते हैं हम हाइपोथेसिस उसमें बनाते हैं, चाहे हमें एहसास हो या ना हो, हमने एक हाइपोथेसिस बनाया होता है। और वो हाइपोथेसिस किस बेस पर होता है? पुरानी स्टडी करके अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे नई स्टडी के अंदर कोई ना कोई हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि अगर पहले ऐसा हुआ है तो अभी भी ऐसा ही होगा। दो रीजनिंग्स होती हैं जो फलसफे में भी यूज होती हैं और हमारे साइंस में भी यूज होती हैं। एक रीजनिंग होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। होता क्या है कि हम बहुत से लोगों की स्टडी करते हैं और जो काम करने का हमारा इरादा होता है ना, हम उसके मुतालिक बहुत से लोगों की स्टडी करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी स्टडी भी ऐसे ही होगी। होगी मतलब इसमें ये नहीं होता कि यकीनन ऐसी होगी। हम ये कहते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो भी ऐसी होगी जैसी लोगों ने स्टडी की है। तो ये हाइपोथेसिस है, मतलब एक अंदाजा लगाना कि जब नेचर में सारे फिनोमिना ऐसे चल रहे हैं तो हमारे इलाके में भी ऐसा ही होगा। जैसे ही मैं इकोलॉजी पे रिसर्च कर रहा था, अब मैंने जो है आइसोटोप्स के ऊपर रिसर्च की। मैंने ये बताया कि जी जो हैवी आइसोटोप्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है नेचर में वो बढ़ जाती है कब? जब बारिश ना हो या बारिशें कम हो जाए तो हैवी आइसोटोपिक कंसंट्रेशन नेचर में बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये एक हाइपोथेसिस है, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं। अब आप आइए, यहां पर जो बात साबित होती है वो ये है कि हाइपोथेसिस में जब आप थीसिस लिखते हैं, हाइपोथेसिस जो है ये दो वर्ड्स हैं, हाइपो मींस बिलो, ठीक है, और थीसिस मीन डिसीजन या कोई भी थीसिस, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आप इससे नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? थीसिस पे, थीसिस लेवल पर आप जाते हैं, और थीसिस लेवल आपको क्या बताता है कि यू हैव डिडक्ट समथिंग, यू हैव डिड्यूस्ड, आपने कुछ डिड्यूस कर लिया, आपने कोई नतीजा निकाल लिया है कि आपका हाइपोथेसिस किसी न किसी लिहाज से आपने कंप्लीट कर लिया। याद रखिए, अगर आप हाइपोथेसिस, हम कहते हैं आपका हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए या सही साबित हो जाए, दोनों लिहाज से फायदा है। आपने अगर ईमानदारी से काम किया है, अगर आपने ईमानदारी से वर्किंग की है, तो हाइपोथेसिस अगर गलत भी साबित हो जाता है तो इससे क्या पता लगता है कि जो पिछलों ने काम किया है उसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं आपके इलाके में।
एक छोटी सी बात करता हूँ मैं ना, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ अपनी ही रिसर्च से रिलेटेड। मेरी रिसर्च थी हैवी आइसोटोप्स ना, ठीक है। अब उसमें आपको पता है कि हम अर्थ को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड होते हैं जो हम राइट टू लेफ्ट लाइन ड्रॉ करते हैं ना अर्थ को, दो हेमिस्फीयर्स होते हैं अर्थ के। तो हम जो है वो दो हेमिस्फीयर्स बनाते हैं अर्थ के, और इन दोनों हेमिस्फीयर्स के बाद हम फिर अर्थ को इस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस पे मेरा एक पूरा लेक्चर है और बहुत ही सादा अल्फाज में, अगर आपने वो देखना है तो वो जरूर देख लीजिएगा। हम जब अर्थ को डिवाइड करते हैं तो आइसोटोप्स का बिहेवियर इस तरफ सेम रहता है, इस तरफ को डिफरेंट हो जाता है। मतलब ये कि लैटिट्यूड के अलोंग आइसोटोप्स का बिहेवियर सेम रहता है, लॉन्गिट्यूड के बिलोंग आइसोटोप्स का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं रिसर्च करूंगा और मेरा आइडिया बाकियों से डिफरेंट आता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके आइडिया में एक्सेप्शन मौजूद है। साइंस में नाकामी नहीं होती आपको, थीसिस में आपको, रिसर्च में आपको नाकामी कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक चीज अगर आपने साबित कर दी ना कि नहीं, हमारी जो रिसर्च है वो ये साबित कर रही है कि जो उसने प्रूव किया है वो हमारे इलाके में रूल अप्लाई नहीं होता, तो ये जो है वो ये भी ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हाँ जो उसने प्रूव किया है वही रूल हमारे इलाके में साबित होता है, ये भी ठीक है। दोनों लिहाज से आपका हाइपोथेसिस चाहे गलत साबित हो, चाहे आपका हाइपोथेसिस ठीक साबित हो, आपको फायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए साइंस में अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, देन देयर इज नो लॉस इवन इफ योर हाइपोथेसिस इज प्रूवन रॉन्ग, ठीक है। तो हाइपोथेसिस, उसके बाद फिर एक चीज आती है जिसको आप डिडक्शन कहते हैं। इन सारी चीजों के बाद एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं थ्योरी। ले जी, अब आइए जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और जो थ्योरी है, दिस इज द थिंग कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि थ्योरी क्या होती है। बिलीव मी, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि लॉ और थ्योरी, लॉ क्या होता है और इन दोनों का फर्क क्या होता है। बिलीव मी, आप सब लोगों को अंदाजा ही नहीं है। सबसे पहले आप अपना आइडिया मुझे बताइए कि व्हाट इज अ थ्योरी। जी जी, कोई आइडिया? वैसे जनरली बता दें, आपको क्या पता है कि थ्योरी क्या होती है? अल्लाह अकबर। चलें, अगर आपको पता है तो फिर बता दीजिएगा। थ्योरी, थ्योरी कोई भी ऐसा जैसे आप कहते हैं ना कि हम अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, सोसाइटी के मुताबिक हम कहते हैं जो थ्योरी होती है वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी आइडिया है। कॉन्स्पिरेसी आइडिया, कॉन्स्पिरेसी आइडिया क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी आइडिया ये होता है कि यार, जिसको आप साजिशी आइडियाज कहते हैं ना, कि यार फलां शख्स ये कहता है, फलां शख्स कहता है, कि वो कहते हैं जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, ठीक है, वो वाली सिचुएशन। तो अब फलां शख्स ये कहता है, फलां शख्स ये कहता है। तो थ्योरी जो है वो असल में हमारी आम सोसाइटी के मुताबिक, थ्योरी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये साजिशी नजरिया है, इसकी जो है वो कोई अहमियत नहीं है। सोसाइटी के मुताबिक थ्योरी ये होती है। जबकि साइंस के मुताबिक थ्योरी क्या होती है? अब जरा आइए साइंस के मुताबिक थ्योरी को समझते हैं। साइंस के मुताबिक थ्योरी, जी सिद्रा आप लीव हुई थी? अच्छा, वो नेटवर्क का इशू आया होगा। जी, तो मैं ये बता रहा था कि सोसाइटी के मुताबिक, ओके ओके ओके, साइंस के मुताबिक जो, जी जी मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सोसाइटी के मुताबिक जो थ्योरी है वो है, यार देखो, ये जो कराया है ना, ये फलां ने कराया है। देखो फलां शख्स ने इतनी करप्शन की है, फलां शख्स, ये जो अमेरिका का नया सदर आया है इसके ये आइडियाज हैं। अब ये क्या चीजें हैं? ये कुछ साजिशी ख्यालात हैं जिनकी बुनियाद कोई नहीं है। हर बंदा जो फील करता है वो मुंह उठा के कह देता है। आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं वो अक्सर थेरीज होती हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं पता नहीं क्या चीज हूं। और वो पता क्या करते हैं, कुछ भी लिखने से पहले उससे पहले कह देते हैं साइंसदानों ने ये कहा है, और हमारे लोग अन्यवा शेयर करते हैं उसको। जबकि बीइंग ए साइंटिस्ट आप लोगों का बिहेवियर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उस बात की तस्दीक करें, और बीइंग ए साइंटिस्ट अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहा है तो उस बात को गलत साबित करें कि तुम गलत कह रहे हो। क्या होता है यहाँ पे,
हर बंदा अपने आप से कोई ना कोई तहरीर लिखता है और लिख के सामने रख देता है। ये क्या होता है? दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये वो चीज है जिसको थ्योरी नहीं कहना चाहिए, इसको एक कॉन्स्पिरेसी आइडिया कहना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यार ये थ्योरी है, रिसर्च से साबित हुआ है। पता नहीं कौन सी रिसर्च थी, इसका रेफरेंस ही नहीं मिलता लोगों को। ठीक है, तो ये थ्योरी और यानी सोसाइटी की थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी में एक बहुत बड़ा फर्क है। साइंस कहती है थ्योरी इज ए साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। थ्योरी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट होती है। यानी जब आप साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, अच्छा इसके आगे एक और बात लिखता हूं मैं, सपोर्टेड बाय अ ह्यूज लोड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंसेस। यानी थ्योरी कोई भी ऐसी चीज होती है जो एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस के जरिए साबित शुदा होती है। वो ऐसा नहीं होता कि एक शख्स उठा और उसने अपने मुंह से कोई बात निकाल दी और वो बात चलते 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 लोगों में फैल गई। ऐसी चीज नहीं है थ्योरी। थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसको एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से गलत और सही साबित करके एक आइडिया जनरेट किया जाता है, विच बिकम्स अ थ्योरी। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सबूत नहीं है। सोसाइटी की थ्योरी ये है जिसके पीछे कोई सबूत नहीं है। और आमतौर पे सोसाइटी में बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं जिसके पीछे सबूत होते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रूफ्स होते हैं। लेकिन सोसाइटी की थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी के बराबर हो ही नहीं सकती। साइंटिफिक थ्योरी ये होती है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हों, एक्सपेरिमेंट्स करके पूरी दुनिया से किसी टॉपिक के मुतालिक थीसिस इकट्ठे किए जाएं, रिसर्च पेपर इकट्ठे किए जाएं, उनके जरिए जो है वो सारी वर्किंग हो और फिर जाके आपकी जो बात प्रूव होगी उसको थ्योरी कहेंगे। ना कि आप इसको थ्योरी कहेंगे कि जी अच्छा किसी ने मुंह से बात निकाल दिया तो चलो ये थ्योरी। अब ये जो बिहेवियर है ये हमें नहीं पता होता। हम आमतौर पे सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज को क्या नाम दे देते हैं? हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज को नाम दे देते हैं थ्योरी का। ठीक है, नाउ यहां पे हम छोड़ते हैं थ्योरी को और अब आ जाते हैं लॉ पे। जी बच्चे, व्हाट इज अ लॉ? व्हाट इज अ लॉ? थ्योरी को हमने यहां छोड़ दिया, हमारी डिस्कशन जितनी होनी थी। व्हाट इज अ लॉ? जी, आप लोग इजीली माइक ऑन करके आंसर करें, कोई मसला नहीं। जी सिद्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बोलिए। हम्म। और फिर वो रिजेक्ट ना किया जा सके। अब आइए, सबसे पहली बात साइंस के बारे में ये हकीकत समझ लीजिए। साइंस इस चीज का नाम है जिसमें नथिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के बजाय मैं जो प्रॉपर सेंटेंस यहां पर लिखना चाहूंगा वो ये है कि साइंस के मुताबिक नथिंग इज अनफॉल्सिफाएबल। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको गलत प्रूव ना किया जा सके। इवन लॉज कैन बी रिजेक्टेड, साइंटिफिक लॉज कैन बी रिजेक्टेड। अब ये आप लोगों को एक शेकी किस्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा यहां पर, लेकिन मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ये दो बुक्स हैं जिसका मैं मिक्सचर पढ़ा रहा हूं आपको। एक बुक है रेविन जॉनसन, दूसरी है कैम्बल। कोई भी ऐसी चीज साइंस में नहीं होती जिसको गलत साबित ना किया जा सके। अब पहले आप समझिए लॉ क्या होता है, उसके बाद आप देखिएगा कि असल में लॉ वो चीज है ही नहीं कि जो हम समझते आए हैं। बेटा लॉ है कोई भी मैथमेटिकल या एनालॉगस वे, मैथमेटिकल और एनालॉगस वे टू प्रूव द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग। एनालॉगस वे
टू प्रूव द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग। अब इसमें जो है वो आपको मैं एक तरीका बताता हूं इस सारी बात को साबित करने का, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैथमेटिकल और एनालॉगस वे टू प्रूव द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा मेंडल जो है उसने किस चीज का बिहेवियर आपको जो है वो शो करवाया था। मेंडल ने बेसिकली आपको ये बताया था कि जो जीन्स हैं या जो इनहेरिटेंस है वो कैसे अगली नस्लों में जाती है। ठीक है, मेंडल ने आपको एक तरीका बताया। कैसे तरीका बताया, याद होगा आप लोगों को कि मेंडल ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दो जीन्स इधर लिए, दो जीन्स इधर लिए, इनको जब उसने क्रॉस करवाया तो उसने कहा कि जब गैमीट्स बनते हैं, यानी जब स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं अगली नस्ल में ये दोनों दोबारा जमा हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये एक लॉ है जिसमें मेंडल ने ये साबित किया है कि जो जीन्स हैं वो स्पर्म और एग बनने के दरमियान में दोनों जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अगली नस्ल में दोबारा जमा हो जाते हैं। अब ये एक वे है, ये एक बिहेवियर है किसका, जीन्स का। आपने उस बिहेवियर को मैथमेटिकल अंदाज में साबित किया। जब आपने उस बिहेवियर को मैथमेटिकल अंदाज में साबित किया तो इसको आपने कह दिया कि ये लॉ है, यानी ये चीजें जो हैं ये पैटर्न फॉलो करती हैं। तो लॉ का असल में मतलब होता है किसी भी चीज का बिहेवियर साबित करना, किसी भी चीज के बिहेवियर के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना देना। फॉर एग्जांपल, बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस जो है वो क्या होता है कि गैसेस को जितना टेम्परेचर दिया जाएगा उतना ही ज्यादा गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करेंगी। जितना प्रेशर दिया जाएगा गैस उतना ही ज्यादा जो है उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। ये बॉयल्स लॉ था। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था गैसेस के बिहेवियर को साबित करने के लिए। करंट करंट के लॉज है, ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ है, इसी तरीके से चार्ल्स लॉ है, ये तमाम लॉज हैं। अब ये क्या चीजें हैं, ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी भी चीज के बिहेवियर को साबित करने के लिए। यानी लॉ वो चीज है ही नहीं बेटा जो हम समझते हैं कि थ्योरी लॉ बनेगी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार अभी थ्योरीज है ना, लॉ तो नहीं बनी। जब लॉ बनेगी तो हम इसको हकीकत मानेंगे। याद रखिए, साइंस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको लॉ बनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल, एवोल्यूशन है। अब एवोल्यूशन एक थ्योरी है जिसको मुस्तकिल एविडेंसेस की बेस पे साबित किया जा रहा है। अब आप वेट करते हैं कि एवोल्यूशन को लॉ बनेगी तो हम मानेंगे। भाई एवोल्यूशन ने लॉ बनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेल थ्योरी, आपको अगर याद हो, जिन्होंने 9th 10th खास तौर पर पढ़ाई हुई है आप में से, वैसे यहाँ दो नजर आ रहे हैं, वैसे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, तो जिन्होंने 9th 10th पढ़ाई हुई है आप में से, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा, या जिसका नॉलेज थोड़ा सा फ्रेश है उसको अंदाजा होगा सेल थ्योरी क्या है। अब हम कहते हैं सेल थ्योरी एक थ्योरी है, लॉ क्यों नहीं बनती? भाई उसको लॉ बनने की जरूरत ही नहीं है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, तो वो लॉ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो सिद्रा आपने की उसी को आगे लेकर चलता हूं कि हम कहते हैं लॉ इज द मोस्ट सुपीरियर वन, सुपीरियर कैटेगरी। हम आमतौर पर कहते हैं कि लॉ से ऊपर कोई चीज नहीं होती। साइंस में लॉ से ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। जो कि हमने एक बात तो गलत साबित कर दी कि लॉ को गलत साबित किया जा सकता है। लॉ, आपको ये बात पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो मेंडल के सेकंड लॉ, और मैं भी आपको भी ये पढ़ाऊंगा कि मेंडल के सेकंड लॉ के ऊपर लोग जो हैं वो ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। मेंडल के सेकंड लॉ पे ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं और वो ऑब्जेक्शन वैलिड है। मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ऑब्जेक्शन क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ, लॉज हैव एक्सेप्शन, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि ये गलत साबित हो ही नहीं सकती। साइंस में जो जो बात साइंस करेगी वो एविडेंस बेस करेगी, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश साथ रखेगी। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताने लगा था कि लॉ जो है वो हमेशा एक सुपीरियर कैटेगरी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। थ्योरी इज सम टाइम सुपीरियर देन लॉ, theory is sometimes superior than law।
और मैं समझता हूं सम टाइम नहीं, ऑलवेज सुपीरियर देन लॉ। क्यों भला? मुझे जरा ये बताइए, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है ना, मुझे ये बताइए कि आपने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, मेंडल की थ्योरी को भूल जाएं, मेंडल की थ्योरी को टोटल भूल जाएं, मुझे बताएं इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बगैर थ्योरी जाने? क्या बगैर थ्योरी जाने आप इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको थ्योरी ना पता हो और आप लॉ बना लें। इसका क्या मतलब है? हर लॉ की बेस क्या है? थ्योरी है। और किसी भी थ्योरी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना क्या है? लॉ है। तो लॉ और थ्योरी बराबर तो हो सकते हैं, थ्योरी लॉ से ऊपर तो हो सकती है, लॉ थ्योरी से ऊपर नहीं होता। यानी जो आखिरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लॉ नहीं होता, वो थ्योरी होती है। लॉ इज अ शॉर्टकट फॉर्म ऑफ थ्योरी कि जिसमें आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं कि जी इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जीन्स इस तरह मूव करेंगे। अब वो एक उसने स्टैटिस्टिकल वे दे दिया आपको, उसने आपको एक तरीका दे दिया कि जीन्स इस तरह से मूव करेंगे, पहले अलग हो जाएंगे फिर दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये मैथमेटिकल वे है, लेकिन इस मैथमेटिकल वे के पीछे जो थ्योरी है वो सारी भूल जाएं। अब मुझे उस एक्सप्रेशन का मतलब समझा दें। अगर आपने समझा दिया तो मैं ये बात मान लूंगा कि ये जो लॉ है इट कैन बी सुपीरियर देन थ्योरी। लॉ कभी, इसको बगैर थ्योरी के आप एक्सप्रेशन को साबित नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ कि नंबर वन, हमारी लॉ के जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। नंबर टू, जो लॉ है वो थ्योरी बेस्ड होता है और लॉ गलत साबित हो सकता है, और लॉ जो है वो बगैर थ्योरी के कभी भी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये दिस इज अबाउट साइंस, इसको साइंस कहते हैं। और आखिरी बात, आखिरी एक और बात जिसके हवाले से हम साइंटिस्ट लोगों का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही लचकदार होना चाहिए। याद रखिए, साइंस पढ़ने के लिए ये चंद एक चीजें हैं जो अगर आपको आपको अगर ये चीजें नहीं पता ना तो यकीन करें कि आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप साइंटिस्ट नहीं है, यकीन करें। कौन सी? सबसे पहले अगली चीज पर आइए, एक्सेप्शन। याद रखिए, साइंस में इतनी एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप कहते हैं कि जो बात मुझे पता है वही सही है तो आप साइंटिस्ट नहीं हैं, आप कुछ और हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट नहीं। समझ आ रही मेरी बात? आपने अगर तो ये बात साबित करने की कोशिश की कि मेरी बात आखिरी है, क्योंकि साइंस में कोई बात आखिरी है ही नहीं। मैंने भी क्या कहा आपको, देयर इज नथिंग इन साइंस दैट इज अनफॉल्सिफाइबल। हर चीज को फॉल्सिफाई किया जा सकता है, हर चीज को रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए आप साइंस में ये कह ही नहीं सकते कि ये बात आखिरी है, इसके बाद इस बात में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती, ये कह ही नहीं सकते आप। साइंस के मुताबिक हर चीज की मजीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो साइंस में आखिरी बात कोई नहीं होती, एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं, मजीद डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। हो सकता है एक चीज आपको ना पता हो और वो कोई और आपको बताए और आप ये कह देंगे नहीं जी नहीं, तुम टोटली गलत हो, मैं सही हूं क्योंकि मेरे पास सही नॉलेज है, फिर आप साइंटिस्ट नहीं है। ये साइंटिस्ट का बिहेवियर नहीं है। साइंटिस्ट का बिहेवियर ये है कि वो एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करे। आखिरी बात साइंस में कोई नहीं होती, फाइनल डिसीजन साइंस में कोई नहीं होता, मुस्तकिल एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। जी क्लियर है? आपने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बात की? आपने अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात की है कि जो साइंस है वो क्या चीज है। अब इसमें सबसे पहले जो है ये देखिएगा कि मैंने आप लोगों को शुरू में जो डेफिनेशन लिख के दी थी, साइंटिफिक स्टडी, ये तो हो गया। अभी आपने ये कहना है कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, या मैं इसको अगर एक और अंदाज से इस डेफिनेशन को लिखता हूं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। यानी हम बायोलॉजी में क्या करते हैं, हम नेचर स्टडी करते हैं, लेकिन नेचर में कौन सा पार्ट स्टडी करते हैं? हम नेचर का लिविंग पार्ट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये, साइंस क्या है? नंबर टू, लिविंग क्या होता है? व्हाट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ लिविंग थिंग?
सबसे पहले तो आप ये साबित करेंगे कि कोई भी लिविंग थिंग क्या होती है। जब आप ये साबित करेंगे तब आप उसकी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग क्या होती है उसको इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में भी 10 मिनट रह गए हैं। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइए।